हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। प्रीवियस वीडियो में हमने धर्म के विषय में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके लेसन पार्ट 10 में देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मौर्य साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे और उनका जन्म जो हुआ था वो 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखदत्त कृत जो है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल्क शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका मतलब होता है आश्य, निम्न कुल में उत्पन्न। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता ली थी। क्यों? क्योंकि वह बहुत क्लेवर थे, ठीक है, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने। और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है जो कि अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध किससे है? राजनीति से। एक छोटा सा नोट है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उसने राज्य के 7 अंग बताए और ये अंग कौन कौन से हैं? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड या सेना और मित्र, और इसे ही सप्तांग भी कहा गया है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322वीं ईस्वी पूर्व में बैठे थे और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त जी ने अपना अंतिम समय जो था वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त जी ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रदेश या प्रांत दिए थे। कौन कौन से? काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान। ये जो राज्य थे सारे ये इन्होंने चंद्रगुप्त को दे दिए थे संधि शर्तों के अनुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रवाहु से जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। मेगस्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। मेगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, ठीक है। मेगस्थनीज के अनुसार जो था वो सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाना होता था। उन्होंने एक सोने की पालकी जो थी वो रेडी कर रखी थी ताकि उसमें जो है शासक जाया करे, और उनके जो बॉडीगार्ड्स होते थे वो सोने और चांदी के जो हाथी होते थे, मतलब उनसे हाथियों को सजाया जाता था, उन पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक जो होते थे वो पेड़ों को लेकर चलते थे और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट के चारों तरफ, मतलब सर के चारों तरफ उनके चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्य जो थे वो हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे और उनके जो खाना खाने से पहले उनके खास जो शेफ होते थे, नौकर होते थे, या फिर उनके खाने को टेस्ट करते थे। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे, कमरे बदल बदल के सोते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है हम पाटलिपुत्र के बारे में जान लेते हैं। पाटलिपुत्र जो है वो एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं, यानी 64 द्वार हैं, ठीक है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं, और जो राजा का महल है वह भी लकड़ी से बना है, यानी काठ से बना है, जिसपे पत्थर की नक्काशी कर अलंकृत उसको अच्छे से डेकोरेट किया गया है। यह चारों तरफ से जो है मतलब बागों से, चिड़ियों के लिए बने जो बसेरे होते हैं, यानी उनके घोंसले, उनसे घिरा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन जो है वो एप्पियानस ने किया है, और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी क्या दिए थे? गिफ्ट किए थे। चंद्रगुप्त जी की जो मृत्यु थी वो 298 ईस्वी में श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हुई थी। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में है। नेक्स्ट टॉपिक इज बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य जी जो थे उनके मतलब उत्तराधिकारी बिंदुसार थे, जो मतलब 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे थे।
चंद्रगुप्त की मृत्यु जो थी वो 298 में हुई थी और तभी इन्हें राजगद्दी पे बैठाकर इनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। ठीक है। बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोशाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश जो थे एंटीओकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है जो कि सिंधु एवं झेलम नदी के बीच हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुशीम को और बाद में अशोक को भेजा है। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीओकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों में विजेता बताया था और बिंदुसार की जो सभा है उसमें 500 सदस्य वाली एक बड़ी जो है मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान कौन था? खल्लाटक था। अब पढ़ते हैं अशोक के बारे में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी था। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार के थे अशोक। ठीक है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक। मास्की, गुजरा, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखकों में जो है अशोक का नाम मिलता है। यहाँ पे कुछ मौर्य प्रांत और उनकी राजधानी दी हुई है। ठीक है। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ की स्वर्णागिरी और प्राशी की थी पाटलिपुत्र। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। ठीक है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे एक शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। इन तीनों लेखों में उसको डिवाइड किया जा सकता है। नोट है, डी.आर. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। कर्नाटक का कलाबुरी जिले के चितारपुर तालुक एक कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानी अशोक उल्लेखित है। कनगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है। ब्रावो अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। नेक्स्ट, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है और देवनाम पियदस्सी अशोक का ही नाम है। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि देवनाम पिय किसका नाम था, तो ये अशोक का नाम था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। यह 13वें शिलालेख में मेंशन है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फिस ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक एक राजदूत को भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहण में राज तरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध की प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की और 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। अरोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख में बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट परिमाण मिलता है।
यहाँ पे अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान और उनके संबंधित राज्यों के बारे में लिखा हुआ है, तो ये पढ़ लेते हैं। शिलालेखों के स्थान और संबंधित राज्य इनकी। शाहबाजगढ़ी जो कि पेशावर में है, अभी पाकिस्तान में। मनसेहरा, हज़ारा, ये भी अभी पाकिस्तान में है। कालसी उत्तराखंड में है। गिरनार गुजरात में है। धौली एवं जोगड़ ओडिशा में है। अरगुड़ी और राजुल और मंडगिरी ये आंध्र प्रदेश में है। सोपारा महाराष्ट्र में है। रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। सासाराम बिहार में है। भवरू यानी विराट राजस्थान में है। और मास्की गोवीमठ, ब्रह्मागिरी, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, कन्हगनहल्ली, पालकिनगुड्डू, ये सब जो हैं वो कर्नाटक में है। अहरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यानी इनके जो सबसे ज़्यादा शिलालेखों के स्थान है वो कर्नाटक में है, और वहीं जो था उनका लास्ट पीरियड था। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है गाइज, एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।